हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे जो टेस्ट में आया है, जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और इस पेपर का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक एक करके यदि हम लोग देख लेते हैं तो सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई ये नहीं है, भारी क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें कि डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, किसका है ये। तो ये m नॉट L1t-2 है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि m l ये m पे 0 है, l पे 1 है, t पे -2 है। तो इस तरह का यदि फॉर्मूला होता है तो इसमें जैसे कि आपका ये एक्सेलरेशन का होता है, ये एक्सेलरेशन का होता है। ठीक है, इसमें आपका दोनों तरफ से बड़े ब्रैकेट लगा हुआ रहता है। तो इसमें आपका LT-2 भी होता है, तो इसको भी हम लोग एक्सेलरेशन का ही ये डायमेंशन होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप लगा भी सकते हैं m को और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। दूसरा क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ a एंड b आर टू वेक्टर देन प्रोडक्ट इज। तो वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ पे निकालना है, तो एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा, a क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, दो अलग अलग वेक्टर दिया हुआ है तो a क्रॉस b हो जाएगा। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले, तो यहाँ से अगला क्वेश्चन जो है आपको क्या पूछता है कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, तो हम लोग मान लीजिए कि छोटा छोटा यदि मेजरमेंट करते हैं तो इसका यूनिट हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। लेकिन यदि हम लोग बड़े बड़े लेंथ को यदि मेजर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सन और मून के बीच का डिस्टेंस हो गया, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस हो गया, ये आपका मून हो गया। ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, या दूसरा है कि इसको जो है यदि आप सन से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है इतना ज्यादा होता है कि इसको हम लोग लाइट ईयर में निकालते हैं। ठीक है, लाइट ईयर में हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत छोटा छोटा है। इसके बाद इसमें है कि दी पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन इज। अगर कोई पार्टिकल्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो देखिए यहाँ पर दो तरह की बातें होती है। अगर मान लीजिए, एक मिनट, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ग्राफिकली यदि हम देखें तो ये ग्राफ जो है आपको इस तरीके से जाएगा, जिसमें हम वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी लिख दे कि वी नॉट वेलोसिटी है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये टाइम का ग्राफ है। ठीक है, ये टाइम का ग्राफ है, तो ये जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम मान लीजिए कि 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो या 4 सेकेंड हो, वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही जाएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल होता है। तो यहाँ से हमारा जो है चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, यानी कि आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि, अच्छा अगला क्वेश्चन में एक मिनट रुक जाइए, इसको हमें ऊपर करना पड़ेगा।
अब देखिए यहां पर कहता है कि एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन। अगर मोशन के दौरान, मान लीजिए कि मोशन के दौरान कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है, तो मान लीजिए कि इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल, और ये हमारा हो गया फाइनल। फाइनल पॉइंट है, तो ये जो हमारा लेंथ होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ बोलते हैं। ठीक है, पाथ लेंथ बोलते हैं। तो ये हमारा इसका ऑप्शन जो है दिया हुआ है पाथ लेंथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, देखिए ए के बाद बी सी, सी होना चाहिए था यहाँ, यहाँ पर कुछ एरर है लिखा हुआ, लेकिन ऑप्शन आपका पाथ लेंथ हो जाएगा, पाथ लेंथ मिला लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग अच्छा लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव इतना ही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वेक्टर। हम लोग क्या किए हैं कि अगर मान लीजिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि हम एक एक करके लिखाना शुरू करें, ठीक है, एक एक करके यदि हम लिखाना शुरू करें, तो पता क्या चलेगा कि हम जो है इसे 2 घंटा 3 घंटा तक जो है हम लोग कंप्लीट लेक्चर करते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पे क्या किए कि सॉल्यूशन तैयार कर लिए। ठीक है, और सॉल्यूशन तैयार कर लिए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग आसानी से उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको, 1 मिनट, थोड़ा सा सिस्टम में कुछ एरर आ रहा है। चलिए आ चुका है, तो हम लोग टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन था हमारे पास व्हाट इज वेक्टर। तो वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में हमारा यहाँ पर अगर डेफिनेशन को डिफाइन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी which need magnitude as well as direction for their complete description। देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आवश्यकता है किस चीज की, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की, फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, पूरे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होंगे उसे हम लोग वेक्टर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई बॉडी है जो कि पी पॉइंट से क्यू तक यदि मूव करता है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है पी टू क्यू। इस तरीके से हम लोग, तो ये हमारा, अब देखिए इसके बारे में डिटेल्स लिखा है कि वेयर द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पी, स्टार्टिंग पॉइंट पी इज कॉल्ड टेल। स्टार्टिंग पॉइंट पी है जिसको हम लोग टेल बोलते हैं, एंड एंडिंग पॉइंट क्यू है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ठीक है, हेड ऑफ वेक्टर। चलिए ठीक है, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहते हैं। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिए हैं, ताकि इस वेक्टर के माध्यम से और भी सारे चीज को हम लोग जान लें। नहीं तो अगर 1-2 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो आप जो है वहां पर ग्राफ ड्रॉ कर लिए, वहीं से आप कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमने और आगे बढ़ा है, तो इसमें अगर हम सिंबॉलिकली बात करें, तो सिंबॉलिकली हम लोग लिखने का तरीका है वी राइट पी क्यू पर हम लोग क्या देते हैं, एरो दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पी और ये हो गया क्यू, और इस तरह से आप एरो दे दीजिए, तो ये हमारा वेक्टर का वेक्टर को लिखने का तरीका हो गया। इसको हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर विथ एन एरो एबव इट। मतलब कोई भी इंग्लिश का कैपिटल लेटर लेते हैं और उसके ऊपर में हम लोग एरो साइन देते हैं, तो इस तरीके से वेक्टर को दिखाने का तरीका है। अब देखिए दूसरा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स। मान लीजिए कि वेक्टर एक्स है जिसका हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, तो दोनों तरफ से हम लोग मॉडुलस लगा देते हैं। तो मॉडुलस लगा करके जो दिखाने का तरीका है, यही हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, लगता है कि कैमरा में डिस्टरबेंस हुआ है, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं।
नहीं हुआ है, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा सा सीधा कर ले। चलिए अब ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा है कि देखिए, दी ड्राइव द टू एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी है, तो इससे पहले हम लोग क्वांटिटी के बारे में यदि हम बात करें तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी था, और इस फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइप के, 3 टाइप के हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थे, जिसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी था। ठीक है, इसमें से हम लोग को ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, जिसमें कि मास होता है, टाइम होता है, इसके बाद लेंथ होता है, इसके बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसके बाद टेम्परेचर होता है, थीटा से बात कीजिए, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, और इसके बाद आपका अमाउंट ऑफ सबस्टांस होता है। तो ये 7 आपका फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, और इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाकर के जो हम लोग नए क्वांटिटी को डेवलप करते हैं, इसी को हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखिए कि ये लेंथ हो गया और ये टाइम हो गया। लेंथ और टाइम को हम लोग डिवाइड किए हैं, तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया, जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। इसका हम लोग डायमेंशन भी साथ साथ देख लेते हैं। तो डायमेंशन में L/T हो जाएगा, तो यहाँ से LT-1 कैपिटल लेटर कैप बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, बंद कर देते हैं। अब यहाँ से एक्सेलरेशन है दूसरा एग्जाम्पल, वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन का। इसका डायमेंशन LT-1 डिवाइड बाई टी, तो यहाँ से हो जाएगा LT-2। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ विशेष दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसको समझते चलिए। जो हमारे पास अच्छा क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग अच्छा टाइम देंगे। अब देखिए यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन हमारे पास था पैरेलैक्स मेथड, है ना। देखिए हम लोग कर लिए, हाँ, यहाँ से व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड है, इसके बाद हम लोग वेलोसिटी करेंगे, उसके बाद यूनिट वेक्टर की बात करें। ठीक है, तब आइए पैरेलैक्स मेथड की बात करते हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड को देखेंगे तो कहता है कि द पैरेलैक्स मेथड इज डिफाइंड एज द अपरेंट चेंज इन पोजीशन ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब अपरेंट चेंज की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आप लोग बचपन में खेला करते थे कि एक आँख को इधर से मूंद लिए और फिर उसको देखते थे, फिर दूसरे आँख को मूंद लेते थे और उसको देखते वही दिखाई पड़ता था। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों एक आँख से यदि आप बंद करके देखते हैं, थोड़ा सा अलग अलग चेंज जो है, सो अगर माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं कि यदि मून के बारे में यदि हम लोग को स्टडी करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसे ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन होता है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे कि थीटा बराबर L/R होता है, जिसमें कि थीटा जो होता है 2 रेडियस के बीच का एंगल, और ये L जो होता है ये हमारा क्या होता है, सरकमफ्रेंस का वह पार्ट होता है जो दोनों रेडियस के बीच एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से एक मिनट फॉल्ट। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बड़े बड़े में क्या होता है, स्टार और सन की बात करें तो उसका जो मेजरमेंट होता है, जैसे कि मून की बात करें तो मून के बारे में यदि हम बात करें, यहाँ पर हम लोग सन पे बैठे हुए हैं, सॉरी अर्थ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मून के लेंथ का मेजरमेंट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ जाके तो मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि यहीं से बैठे बैठे हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग इसे जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए इसका डायमीटर हो गया, जिसको कि एक तरह से इसका जो कर्व पार्ट है उसका हम लोग लगभग लेंथ मान करके हम लोग इसके ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर एंगल क्या हो गया, थीटा, और यहाँ पर इसको मान लीजिए E1 और इसको मान लीजिए E2,
और यहाँ पर ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हमारा O हो जाएगा और ये पॉइंट P हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये लेंथ E1 और E2 है, ये एक तरह का वास्तव में ये लेंथ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये लेंथ हम वहां जाकर के मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसी लेंथ को इस लेंथ को इस पर हम लोग मर्ज कर देते हैं और मर्ज करके इसी लेंथ को निकाल करके हम लोग E1 O2 से काम चला लेते हैं। तो L बराबर E1 E2 हो गया और यहाँ पर OP जो हो गया ये हमारा वास्तव में थीटा बराबर L/R यानी कि ये रेडियस होता है, ये हमारा रेडियस होता। लेकिन ये रेडियस यहाँ पर अगर होता तो ये यहाँ तक जाता, लेकिन हम जो है यहीं से इसका लेंथ को मान लेते हैं और यही हमारा OP हो जाता है। तो इससे हमारा जो है ये थीटा निकालने में आसानी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तव में जो ये अपरेंट चेंज हो रहा है ना, ये इसके कारण अपरेंट चेंज हो रहा है। ये आपको इतना लंबा है, लगभग ये लेंथ और ये लेंथ लगभग बराबर होता है, इसीलिए इसमें हम लोग जो है अपरेंट चेंज की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। आइए, एक मिनट ये थोड़ा सा हम्म हम्म अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि टाइम के रिस्पेक्ट में उसके चेंज को देखते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि t1 टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट x1 है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एब्जॉर्वर के रूप में बैठे हुए हैं। ठीक है, और एब्जॉर्वर के रूप में बैठे हुए हैं और यहाँ से मैंने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि चलना शुरू किया। मैं t1 टाइम पर जब गया तब मैंने एब्जॉर्व करना शुरू किया, तो इस टाइम पर जो डिस्टेंस है उसको मान लिए कि ये x1। ठीक है, फिर कुछ दूर जाने के बाद मैं ऑब्जर्व किया कि t2 टाइम पर x का डिस्टेंस x2 है। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम लोग फार्मूला जानते हैं। इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, तो हम लोग ये फाइनल हो गया और ये हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया, दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस होता है बाय टाइम इंटरवल यानी कि डेल एक्स बाई डेल टी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल्टा टी हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इसका डायमेंशन भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यूनिट में आपका मीटर पर सेकंड हो गया, डायमेंशन आपका L यानी कि ये आपका मीटर में लेंथ होता है, तो इसका जो डायमेंशन होता है वो मीटर का L होता है और टाइम का क्या होता है, डायमेंशन T हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ से हमारा जो डायमेंशन हो गया वो LT-1 निकल करके आ गया। अब हम लोग एक मिनट, बड़ी लोचा हो रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट है, जिसमें कि यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स। इसका हमें क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए पूछ रहा है, तो इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x किए हैं, वी गेट, तो यहाँ पर हम लोग dy बाई डी एक्स लिखे हैं और dy बाई डी एक्स, तो y के जगह पे ये टोटल फंक्शन को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये फंक्शन हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स हो गया बाई डी एक्स। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए दो बातें हैं, यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तब तो आपको पूरा का पूरा आप कितना भी जानते हैं सेपरेटली आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस d2 बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ से आप डिफ्रेंसिएशन जानते हैं, क्या करते हैं हम लोग, पावर को हम लोग आगे कर देते हैं और पावर में एक कम कर देते हैं। तो देखिए पावर को हम लोग आगे कर दिए हैं और पावर में 2 - 1 एक कम कर दिए,
और यहाँ से क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन का 0 होता है डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ कांस्टेंट फंक्शन है, इस कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है, तो आइए हम लोग एक अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए कि हम अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, मान लीजिए कि ये 2 है, तो 2 के बगल में हम लोग x के पावर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसा हमने लिखा, अब हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाते हैं कि इसे हम लोग डिफरेंशिएट करना है, तो पावर को आगे और पावर में 1 कम, तो जैसे ही पावर को आगे करेंगे तो पावर में तो 0 है, तो ये 0 हो गया, और -1 कम करेंगे तो 1/x हो गया। तो यहाँ से जो है 2 × 0 × 1/x, यानी कि फाइनली जो है आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल करके 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो फाइनली हमारा जो डिफरेंशिएशन हो गया वो 2x + 1 निकल करके आ गया। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, y = c कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पर c इसमें कांस्टेंट है। अब देखिए इसमें भी वही कंसेप्ट है कि यदि कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, जबकि हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उस वेरिएबल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी नहीं है तो x × x के पावर यदि हम लोग 0 कर दे, तो किसी भी वैल्यू या वेरिएबल के पावर में यदि 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इंटीग्रेशन करने का तरीका है, ये तो आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका है कि पावर में 1 ऐड कर दीजिए और पावर से डिवाइड कर दीजिए। और प्लस जो है एक डी कांस्टेंट टर्म डाल दीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, और ये हमारा निकल करके सामने आ गया, तो सामने जो है हमारा cx + d हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन भी हुआ। आगे हम लोग और भी इंटीग्रेशन देखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द पोजीशन वेक्टर विथ डायग्राम। पोजीशन वेक्टर देखेंगे हम लोग डायग्राम के साथ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट देखिए पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर की बात करें तो डिफाइन द पोजीशन वेक्टर विथ डायग्राम। तो हम लोग सबसे पहले इसको डिफाइन कर ले कि अ वेक्टर व्हिच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ अ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर है जो गिव द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन यदि हम लोग ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यदि हम उस पार्टिकल के पॉइंट को मेजर करते हैं, ठीक है, ऑफ अ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें कि यह कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो इसमें जो हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ये जहाँ पे कट करता है ये ओरिजिन होता है। और ये जो ओरिजिन पॉइंट है, इस पॉइंट से मान लीजिए कि पी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कहीं भी है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिन से हम लोग मिलाने का काम कर रहे हैं। ये जो हम लोग मिला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ओपी जो ये बन रहा है, इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहेंगे। यानी कि पोजीशन वेक्टर ध्यान रखना है कि हमेशा जो है ओरिजिन से यदि हम मिलाते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो गया और एंडिंग पॉइंट पी हो गया। ठीक है,
यानी कि ऑब्जेक्ट जहां पे है वो पॉइंट हो गया, तो इसे हम लोग पोजीशन, इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ओरिजिन हो गया तो ये आपका 0 0 और 0 होगा, लेकिन इसका यदि आपको पोजीशन x हो गया, y हो गया और z हो गया, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं, वेक्टर OP, वेक्टर OP इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, और तीनों पर कैप लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम्म ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है जो कि दिया गया है, एक मिनट हम लोग अगला क्वेश्चन ये है आपका, जिसमें कि 4th नंबर क्वेश्चन है, जिसमें वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है और फाइंड ए माइनस बी। अच्छा, यानी कि ए माइनस बी निकालना है। तो यहाँ से देखिए कि हमारा वेक्टर दिया हुआ है लेट ए, और लेट ए इज इक्वल टू दिस वेक्टर एंड बी इज इक्वल टू दिस वेक्टर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि फाइंड कीजिए कि ए माइनस बी निकालना है। तो यहाँ से ए माइनस बी इज इक्वल टू वाई प्लस 3j प्लस 4k माइनस माइनस आई माइनस 2j प्लस 2k बराबर 3i प्लस 4 5j प्लस 2k। तो यहाँ से क्या हो गया, ये देखिए इंडिविजुअल जो डायरेक्शन है आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐड ही करना है, साइन हमारा अपोजिट हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, या सेम हो, सेम होगा ऐड होगा, अपोजिट साइन होगा घटेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर निकल गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिफाइन डिस्प्लेसमेंट एंड गिव एग्जाम्पल। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल को भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हमारा कहता है कि द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट जो है x1 पे है, तब हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर दिए। ठीक है, कि यहाँ पर जो है x1 डिस्टेंस पे गया, फिर हम लोग x2 पॉइंट पर गया, हम लोग इन पॉइंट कर दिए। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो देखिए यहाँ पर दोनों का जो आपको डिफरेंस निकल रहा है, ये हमारा s से डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली, और डेल एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कई तरीके से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि डायग्राम के माध्यम से a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है a से चला और चलने के बाद जो है b पर चला गया, कोई सीधा निकल गया। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए से चला और डी के रास्ते जो है आपको बी तक पहुंचा। तीसरा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए से चला और सी के रास्ते आपको बी तक पहुंच गया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग रास्ता है। हमारा जो डेफिनेशन कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखिए मिनिमम डिस्टेंस तो आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो स्ट्रेट लाइन होगा वही आपका इनिशियल मिनिमम डिस्टेंस होगा। बाकी देखिए कि आपका ये कर्व पार्ट है तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी अपने आप में एक डिस्टेंस है, लेकिन ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, लेकिन वास्तव में यह भी एक डिस्टेंस है। अब देखना है कि दोनों में डिफरेंसेस, यह भी देख लीजिए कि डिस्टेंस तो ये है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये भी डिस्टेंस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये दोनों के बीच डिफरेंस हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन है, आपको क्या है क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन देख ले।
हम्म क्वेश्चन में जो हमारा है ये क्वेश्चन बन गया, ये हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन है जिसमें कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर। अच्छा, दिया हुआ वेक्टर है, बहुत अच्छी बात है। ये जो है आपका दिया हुआ वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसको हम मान लिए कि लेट ए बी द वेक्टर 2i + 4j। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड बराबर होता है √i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा 4 + 16 बराबर √20 हो गया, बराबर 2√5 हो गया। अब यहाँ से यूनिट वेक्टर u इज इक्वल टू वेक्टर a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो यहाँ से वेक्टर a इज इक्वल टू 2i + 4j बाई 2√5 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 1/√5i + 2j बाई √5 हो गया। ठीक है, ये बात है। अब यहाँ पर कहता है कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ गिवन इक्वेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है, क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। x फंक्शन है, किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। x जो है फंक्शन वो t का फंक्शन है, यानी t के साथ वेरी कर रहा है, यानी टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ये एक्चुअली में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t वी गेट। आप याद रखिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है या इंस्टेंटेनियस टर्म निकालना है, तो आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सभी को हम लोग डिफ्रेंशिएशन के अनुसार हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए और सबको अलग अलग दिखा दीजिए। दिखाने के बाद जो है t² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा पावर को आगे और पावर में एक कम। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 2 × 2 बराबर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर t हो जाएगा यानी कि 4t, और यहाँ पर 6 × t है dt/dt। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि t है, और यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। तो फाइनली आपका dx/dt हो गया। तो यहाँ से 4t + 6, क्योंकि हमें किस पर निकालना है, t = 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे निकालना है। तो 4 × t + 6, तो यहाँ से t का वैल्यू क्या हो गया, 2, यानी कि आपका 4 × 2 + 6 यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से चलना शुरू किया था और ये धीरे 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 चलते चलते यहाँ पहुंचा, 2 सेकेंड हो गया। अब ये जो 2 सेकेंड हुआ तो इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन हो जाएगा। और इसका जो वेलोसिटी होगा उस समय वो आपका 14 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलेगा। ठीक है, ये बातें हैं। अब यहाँ से हम लोग बात करें, बड़ी फंस रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है, किसी भी कर्व का जो पॉइंट होता है उस पर हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंशिएशन के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि डिफाइन द एक्सेलेरेशन विद डायग्राम। एक्सेलेरेशन निकालना है, एक्सेलेरेशन को डिफाइन कीजिए डायग्राम के साथ। तो यहाँ कहता है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो यदि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यदि चेंज टाइम के साथ होता है
तब उसमें हम लोग एक्सेलरेशन को दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी भी है, तो यहाँ पर यानी कि इसका डायरेक्शन भी होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल हो गया, यानी कि v2 माइनस v1। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी में टाइम के साथ यदि चेंज नहीं होगा तो ये v2 माइनस v1 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन ही जीरो हो जाएगा। तो जहां पर होगा वहां पे देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये जो हम डायग्राम बनाए हुए हैं, इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे v1 वेलोसिटी हुआ, हमने t1 टाइम पे हमने मेजर कर दिया। t1 टाइम पे देखा कि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v1 है, और फिर जो है फाइनली हम लोग देखें कि t2 टाइम पे इसका वेलोसिटी v2 हो गया। इसका मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम इंटरवल के साथ। तो जब टाइम चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन जो होगा आपको डेल v बाई डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं, अच्छा अगला क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दो दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि डायग्राम दिया हुआ है उससे अब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 40 किलोमीटर पर आवर है, जिसमें कि आपका क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसमें जो है 1 आवर दिया हुआ है, 2 आवर दिया हुआ है टाइम, और ये जो है ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन है जो कि ए पॉइंट तक जाता है और फिर जो है डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर पर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो a इज इक्वल टू डेल v बाई डेल टी बराबर v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो यहाँ से हमारा 40 किलोमीटर पर आवर माइनस 0 बाई 1 आवर माइनस 0, यानी कि स्टार्टिंग देखिए दो कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया और एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट में हमारा क्या है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है बात करें 0 0, यहाँ पर है वेलोसिटी आपका 40 किलोमीटर पर आवर और यहाँ 1 आवर है, यानी दोनों कोऑर्डिनेट और एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन निकल करके आएगा 40 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जैसा हमसे पूछे हम वैसा ही आंसर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि डिफाइन द इक्वेशन, अगला क्वेश्चन भी है डिफाइन द इक्वेशन ऑफ ओ ए व्हेन स्लोप इज। हाँ, तो ये जो हमारा है ओ ए या ओ पी कहिए, ये हमारा ओ ए पॉइंट है और इसका हमें पूछ रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा। तो ऑलरेडी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जानते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट से पास करता हो और वह ओरिजिन से भी पास करता हो, तो उसका जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दो मेथड से हम लोग देख सकते हैं। एक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से देख सकते हैं जिसमें कि हम tan थीटा बराबर जो है परपेंडिकुलर बाय बेस का फार्मूला डाल करके हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। tan थीटा ही आपका एक तरह से m जो होता है वही आपका स्लोप कहलाता है। ठीक है, जो कि यहाँ दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दूसरा है हमारा कोऑर्डिनेट मेथड में, जिसमें कि मान लेते हैं कि स्लोप m है, तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा m ये क्या है, स्लोप है, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ पर दो हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और दोनों कोऑर्डिनेट में यदि हम लोग क्या करते हैं, एक अगर आपका 40 और दूसरा 1 हो जाएगा, इसमें आपका 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, m यदि हम निकालेंगे तो 40 माइनस 0 बाई 1 माइनस 0 बराबर 40 हो गया। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू mx, तो y इक्वल टू 40 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा क्वेश्चन है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें हम लोग पहले डिस्क्राइब करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि टू वेक्टर डिस्क्राइबिंग द सम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। मतलब क्या है कि अगर हम लोग दो वेक्टर को लेते हैं और डिस्क्राइब करते हैं इन सेम फिजिकल क्वांटिटी, इसका जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम होना चाहिए, और रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड, इसमें इसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और बाय साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और ये जो एक तरह से ट्रायंगल का शेप बनेगा, ठीक है ना, ये देखिए ये जो आपका ट्रायंगल एक तरीके से बनेगा, इसका दोनों साइड्स होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखिए यहाँ कहता है कि ट्रायंगल तो होना चाहिए वो से, लेकिन टेकन इन ऑर्डर, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो एक ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक का डायरेक्शन इधर हो, दूसरे का डायरेक्शन इधर हो, या एक डायरेक्शन इधर दूसरा डायरेक्शन इधर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सेम डायरेक्शन में ऑर्डर में होना चाहिए डायरेक्शन। तब जो है कहता है कि देयर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तब जो है ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर ये हमारा थर्ड साइड कहलाएगा। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा यही हमारा थर्ड साइड होगा, और ड्रोन इन अपोजिट सेंस, और इसे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये हम लोग अपोजिट सेंस में हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिगर में जैसे कि इसका डायरेक्शन जो है आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन ये जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज में हो गया। ठीक है, अपोजिट सेंस हमेशा होगा। जैसे कि देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, और ये जो रिजल्टेंट होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर और एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर होगा। ये जो मिलाएंगे इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है हम लोग वेक्टर के फॉर्म में हम लोग रिजल्टेंट निकाले हैं। वेक्टर p था, वेक्टर q था, और इस दोनों वेक्टर को हम लोग यदि डेरिवेशनली यदि ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देंगे, और इंडिविजुअली i j k के साथ जो है इसमें एडिशन होगा। ठीक है, तो द रिजल्टेंट r इज इक्वल टू द सम ऑफ टू वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग जो हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, अब हमारा है लास्ट वन क्वेश्चन, और इसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्सप्लेन द रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर को हम लोगों को जानने से पहले हम लोग एस्टिमेशन ऑफ एरर को जानना जरूरी है। इस केस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि सपोज रीडिंग रिकॉर्डेड फॉर फिजिकल क्वांटिटी, एक हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को ले लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक स्केल है और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं क्लासरूम में, A1 है, कई सारे जो बच्चे हैं वो मेजरमेंट कर रहे हैं। अलग अलग मेजरमेंट करने पर पता चलता है कि सबका अलग अलग मेजरमेंट आया है, जैसे कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN अलग अलग मेजरमेंट है। ठीक है, अब जब यहाँ पर मेजरमेंट अलग अलग आया है तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसका अर्थमेटिक मीन निकाल देते हैं। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम लोग A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN बाई N कर देते हैं। इसको हम लोग ए मीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि
इसके बाद हम लोग यहाँ पर ए मीन इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n तक हम लोग जाते हैं और ए आई होता है, ठीक है। इसको हम लोग समेशन या सिग्मा दोनों से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर में है कि द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है कि जितने भी बच्चे थे उन्होंने क्या किया कि अलग अलग मेजरमेंट किया, ठीक है, और अलग अलग मेजरमेंट करने के बाद जो है वो देखा कि सबका अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो जब सबका अलग अलग वैल्यू आ रहा है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू है मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू। तो ईच इंडिविजुअल वैल्यू a1 है, a2 है, a3 है और यहाँ पर a मीन है। सब में से a मीन से सभी को घटाया जा रहा है। अब ये देखिए ये वैल्यू जो है कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर मॉडुलस लगा दिया गया है कि कितना एरर आ रहा है, सभी में जो है वो कितना एरर आ रहा है उसको हम लोग चेक करने के लिए मॉड लगा दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर को निकाल लेते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबका जो हम लोग अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकालने हैं उसका मीन कर देते हैं। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, उसका हम लोग मीन निकाले तो डेल ए मीन इज इक्वल टू डेल a1 प्लस डेल a2 प्लस डेल a3 प्लस डॉट 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 डेल an हो गया बाई n हो गया। तो 1/n इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n हो गया डेल ai हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ए रिप्रेजेंटेड बाई ए इज इक्वल टू ए मीन प्लस माइनस ए मीन हो गया। अब देखिए यहाँ से जो हमारा ये वैल्यू है जो डेल ए मीन है वो वैरी करेगा कहाँ से कहाँ तक। तो ये हमारा निगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो एक तरह से हमारा ये डेल ए मीन जो है मीन एब्सोल्यूट एरर निकल चुका है। अब इसको आप ए मीन जो वैल्यू आया है उसमें से आप घटा दीजिए और एक बार ऐड कर दीजिए। तो जो वैल्यू आएगा उसी रेंज में हमारा जो है मेजरमेंट वैल्यू निकलेगा, है ना। एक मिनट देखिए, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या कह रहा है कि द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए कुड बी बिटवीन ए मीन माइनस ए मीन एंड ए मीन प्लस डेल ए मीन, ठीक है। तो ये हमारा एक रेंज हो जाएगा कि इसी दोनों रेंज के बीच में जो है ये हमारा मेजरमेंट वैरी करेगा। अब देखिए रिलेटिव एरर को हम लोग को निकालना था फाइनली। तो यहाँ पर कहता है कि द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, ठीक है। तो दोनों का रेशियो हम लोग निकाल देंगे, यही हमारा रिलेटिव एरर हो जाएगा। और फिर इसके बाद परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा। जैसे देखिए द रिलेटिव एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो यहाँ से हमारा फाइनली जो है परसेंटेज एरर इज इक्वल टू देखिए ये हमारा ए मीन बाई डेल ए मीन बाई ए मीन इंटू 100% हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है परसेंटेज निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ है। अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट होती है, कोई एरर होता है या किसी तरह का आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में प्रश्न को पूछ सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो वीडियो है इसको आपस में शेयर कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो है सभी लोग अपने अपने टेस्ट पेपर में कितना गलती किए हैं कितना सही किए हैं उसको मिला लीजिए। और मिलाने के बाद जो भी दिक्कत होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई अगले लेक्चर में देंगे। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।